बात करते हैं 5-10 मिनट माइंड रूब्रिक पे, क्योंकि इसके बगैर होम्योपैथी कंप्लीट नहीं हो सकती। और हम फेल इसलिए हो रहे हैं कि हम माइंड को पकड़ते नहीं है, माइंड की रूब्रिक हम समझते नहीं है। अगर आप कैंटर है, मर्फी रेफ्री है, उसकी माइंड में चले जाए, मैं अभी भी दावे से कहता हूँ कि मुझ समेत हमको 10% से ज्यादा लफ्जों के मतलब भी नहीं पता। मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर हम माइंड का चैप्टर खोल लें तो रूब्रिक देखें तो 10% से ज्यादा हमें मतलब ही नहीं पता। अगर हमें उसका मतलब पता है लेकिन वो कुछ और कह रहा है, हम कुछ और समझ रहे हैं। वो रूब्रिक के बाहर कह रहा है जैसे afraid of, afraid to be afraid, to being afraid, इसका मतलब भी बदल जाता है और दवाइयां भी बदल जाती हैं। लफ्ज afraid है, टू लग गया, फार लग गया, टू भी हो गया, बीइंग हो गया, फार हो गया, उसका मतलब बदल गया, दवाई भी बदल गई। तो इस तरह हमें 10% तो मतलब ही नहीं पता, क्योंकि हम उर्दू में DHMS करने वाले हैं। जहाँ चंद बेसिक गलतियां हुई हैं हमारे सिलेबस बनाने वालों से, कम से कम माइंड के उनको रूब्रिक कम से कम 300 रूब्रिक शामिल करने चाहिए थे 4 साल में, कि ये रूब्रिक इसका ये मतलब है, उसकी ये चीज़ है, और आप कभी भी फेल ना होते। जैसे मैं कहता तो अक्सर यार कि अगर 60 साल पहले हमारे स्कूलों में कुरान शुरू करा दिया होता पहली क्लास से तर्जुमे के साथ, उसके नंबर होते, पेपर होता, उसके पास करते 50% नंबर, आज कोई मसलक ना होता, ना कोई बरेलवी होता, ना कोई हदीस होता, ना कोई शिया होता, ना कोई वो वहाबी होता, ना कोई देवबंदी होता, क्योंकि हमने कुरान तो पढ़ी नहीं है। बेसिक चीज कहाँ पढ़ी है हमने कुरान? ना हमारे माँ बाप ने पढ़ाई, ना हमने पढ़ी, ना हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम ट्यूशनों में मैट्रिक करवा रहे हैं, ट्यूशन फीस हजारों दे के FSC करा रहे हैं, कुरान तो पढ़ा ही रहे। तो जब बेसिक चीज ही नहीं पढ़ी तो आप मौलवियों की किताबें पढ़ेंगे, आप आलम दीन जो मशहूर है वो मसलों की किताब पढ़ेंगे तो आप मसला ही पढ़ेंगे ना। तो इसी तरह नौजुबिल्ला मैं कुरान को इस लेवल पे नहीं लाता हमें, लेकिन हमें बेसिक चीज ही नहीं पढ़ाएगी होम्योपैथी में। माइंड ही नहीं पढ़ाएगा फिर, जिससे होम्योपैथी टोटलिटी ऑफ सिम्टम जिससे बनती है वो ही नहीं पढ़ाएगा। माइंड पे नहीं जोर दिया गया, आपके मोडालिटीज पे नहीं जोर दिया गया, तो क्या बने? इसलिए अगर हमें 200-300 रूब्रिक भी याद होते, उनके आगे दवाइयाँ याद होती, यकीन करें बड़ा इजी हो जाता। आज भी हम क्यों फेल हैं कि हम माइंड रूब्रिक इस्तेमाल नहीं कर रहे। और ये माइंड की जो सिम्टम होती है, मैंने पहले भी बताया था, आज कुछ चंद चेहरे नए भी हैं, कि ये माइंड रूब्रिक वो वाले होते हैं कि वो चीज़, वो ख्याल, वो सोच, वो थॉट आपके सब कॉन्शियस में बैठी होती है। वो वाली माइंड सिम्टम है जो आपके सब कॉन्शियस में पहुंच जाती है। तो वो वाली ये माइंड रूब्रिक जो है, जो आपके सब कॉन्शियस में होती है, और बंदा उसके बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसके ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम में फीड हो चुकी है, उसकी नेचर बन चुकी है। हम नेचर से ये नहीं कहते कि इसकी नेचर बड़ी गंदी बुरा आदमी, इसकी नेचर बड़ी अच्छी है नमाजी आदमी, इसकी नेचर गालियां निकालते नहीं, इसकी नेचर नहीं। नेचर में और बहुत सी चीजें हैं। जैसे पिछली दफा मैंने क्या कहा, ब्लेमिंग का बताया था, उसकी दवाइयां बताई थी कि लोगों की आदत होती है ब्लेम करना, खाम खा की एक नेचर में आ गया कि दिमाग में घुसी हुई है, बस ब्लेम करना, ब्लेम लगाना, या दूसरे लफ्जों में ब्लेम या गीबत करना। उसकी दवाइयां हमारी चंद एक ही, सिर्फ चंद एक। आपके पास अगर बंदा आके ब्लेमिंग शुरू कर दिया, अपनी बीवी पे कर रहा है, बीवी खामन पे कर रही है, बेटे पे कर रहा है, डॉक्टर पे ब्लेमिंग कर रहा है, दूसरे डॉक्टर पे कर रहा है कि मैं उस डॉक्टर के पास गया, उस पर ब्लेम लगा दिया, तो छोड़े उससे क्या ब्लेम लगाया, छोड़े वो क्या करता है, वो नौकरी करता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो क्लर्क है, वो अफसर है, वो फौजी अफसर है, वो पुलिस है, वो जज है, छोड़ दे। ब्लेमिंग की दुआ से उससे बेहतर एम्बरा ग्रेसिया बोल दे, लाइकोपोडियम बोल दे। उसके अंदर जो सबकॉन्शियस में जो ये चीज अंदर इंसर्ट हो चुकी है, बैठ चुकी है, उसने पक्की कर ली है, वो एम्बरा ग्रेसिया CM ही निकालेगी, लाइकोपोडियम CM ही निकालेगी, फिर 30-200 का काम नहीं करेगी। सब कॉन्शियस की बात कर रहा हूं। आप हमारे ब्रेन को जरा पढ़ ले एक दफा ना,
ब्रेन में कितना कुछ है, कितना कुछ है, कितनी केमिकल्स बनते हैं हजारों लाखों की तादाद में, कितने न्यूट्रॉन है खरबों में। खरबों में जरा गिने ना, 6 महीने लगते, आप खरब लिख नहीं सकते। और खरबों न्यूट्रॉन है, और खरबों न्यूट्रॉन अंदर से केमिकल चेंजेस कर रहे हैं, अपने पाथ बना चुके हैं, केमिकल पाथ बन चुके हैं, केमिकल नर्व बंद हो चुकी हैं, खुल चुकी हैं, ख्यालात उसमें जा चुके हैं, आपके डीएनए में पहुंच गए, वरना आपके इनहेरिट कर गए, आपके पीछे से आ गए, आपके डीएनए में मौजूद है, उसको 3201 आपसे कैसे आप उड़ाएंगे। कहा गया कि हमारी दवाई जितनी लतीफ तरीन होगी, यानी कि इन अदर वर्ड दैट इज मैक्सिमम डायनामाइज, अगर मेडिसिन है तो वही काम करेगी भाई। आपके दिमाग में क्या है, सब केमिकल डायनामाइज, हैरान कौन कैलकुलेशन है जो पेपर पे नहीं आ सकते, आपके कंप्यूटर पे नहीं आ सकते, आपके ख्यालों में आ सकते हैं। तो उन ख्यालों को चेंज करने के लिए, ख्यालों को ट्रीट करने के लिए वो दवाई देंगे कि जो अपने ही इतनी लतीफ हो, कि वो इतनी हल्की हो कि वो ख्यालों के करीब तक चली जाए। और हमारी जाति में ऐसी है। यहाँ से स्लो कर दो यार, 20 पे करो, ये बंद कर दो। तो ये अब देखें कि जब तक हम माइंड, हमें होम्योपैथी में नहीं पढ़ाया गया, जिसका हमें अफसोस है। कई दफा कोशिश की कि मैं कॉलेज खोलता हूँ, सबसे फर्स्ट नंबर पे माइंड ही पढ़ाया जाएगा, फिर मोडालिटी पढ़ाई जाएगी, फिर आगे चलेंगे। अभी भी आप ऐसी अकेडमी खोल सकते हैं, आप ऐसे अदारा होम्योपैथी कॉलेज खोल सकते हैं, माइंड को सिर्फ इसलिए आप फेल नहीं होंगे। यहाँ आर्थराइटिस का पेशेंट आ रहा है, आप दे रहे हैं रस्टाक्साइक्लिन, उसकी बनती नहीं है। आप कैल्शियम दे रहे हैं, उसकी बनती नहीं है। आजकल जो लफ्ज में लाए रबड़ी का, वो बार्गेनिंग, बार्गेनिंग। ये बार्गेनिंग सिर्फ बार आलू प्याज की रेडी पे नहीं होती, गारमेंट्स की दुकान पे नहीं होती, क्लिनिक में भी हो रही होती है, घर में भी हो रही होती है। बीवी कहती है अच्छा आप मुझे ये देंगे तो मैं ये काम करूंगी, आप मुझे आज सूट ला के देंगे तो कल मेहमानों की दावत करूंगी। बार्गेनिंग, ये हम बार्गेनिंग में ले जाते हैं, बस वो आलू प्याज सस्ते कराने बार्गेन करना, जूते सस्ते करा, नो, हर जगह बार्गेनिंग हो रही है, जगह जगह पे बार्गेनिंग हो रही है। मरीज आके कह रहा है डॉक्टर साहब को राहत कर दे, डॉक्टर साहब कह रहे अच्छा 2000 बनते हैं, तू 1800 दे दे, तो नहीं जी आप 1400 ले लीजिए। डॉक्टर कह रहा है नहीं भी नहीं, अच्छा डॉक्टर कह 1600 ले ले, नहीं जी चले आप 1300 ले लें। ये क्या बार्गेनिंग हो रही है। दूसरे लफ्ज बार्गेनिंग, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा, आप मुझे शर्तियां बताएं, ठीक हो जाऊंगा, आप मेरे से वादा करें मैं ठीक हो जाऊंगा, आप कह दो सिर्फ ठीक हो जाएंगे। उसके अंदर बार्गेनिंग है, उसके बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, किसी भी जगह, किसी भी मुहिम में, किसी मूवमेंट में बार्गेनिंग के बगैर नहीं रह सकते। बार्गेनिंग उसकी है कि मैं ऐसा कहूंगी ऐसा होगा, ऐसा कहूंगी ऐसा होगा। ये बहुत बड़ी एक हमारी सिम्टम बनती है। उसकी सबसे बड़ी दवाई पल्साटिला है। आम दवाई है, कभी गौर नहीं किया किसी ने, कभी दी नहीं किसी ने। दूसरी दवाई सिलेशिया है इसकी, फर्स्ट ग्रेड की। अगर आपके पास इस तरह का पेशेंट आ रहा है, बार्गेनिंग कर रहा है, फर्स्ट टाइम आया, बार्गेनिंग शुरू है। बार्गेनिंग की इतनी बुरी आदत होती है, आपकी गाड़ी देखेंगे ना, डॉक्टर साहब गाड़ी कौन सी है, ये है, अच्छा कितने की लिए, इतने की लिए, 30 लाख। डॉक्टर साहब मुझे 25 की दे नहीं देते आप। अब कहाँ वो आया है पहली दफा, कहाँ बार्गेनिंग शुरू कर दी है, पहली दवाई उसकी पल्साटिला या सिलेशिया। उसको चाहे वो कैंसर के लिए आया है, चाहे वो आर्थराइटिस के लिए आया है, चाहे वो हेपाटोमेगाली के लिए आया है, चाहे वो किडनी फेल के लिए आया है, चाहे वो वोमिटिंग के लिए आया है, चाहे वो इंडाइजेशन पाइलोरी आपकी जिसके लिए भी आया, अगर वो बार्गेनिंग शुरू कर दी, आपने नुस्खा भी लिख लिया, कई दफा होता है नुस्खा लिख चुका हूँ, बाद में 2-4 बातें ऐसी की कि मुझे सबसे पहले भी कहता इसको पहले ये वाला ड्रॉप पिलाओ। लेकिन इस तरह की सिम्टम में बार्गेनिंग में सिर्फ हाइपोटेसी काम करेगी, लोग नहीं करेगी। लोग करेंगे अपना टाइम ही ज़ाया करेंगे। कुछ लोग कहते हैं यार डॉक्टर तारिक हाइपोटेसी बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ मैं माइंड पे करता हूँ भाई, मैं इमरजेंसी में करता हूँ,
मैं क्यूरनेस में करता हूँ, मैं 10-10 मिनट बाद भी देखता हूँ, करता हूँ। मुझे तो आज तक कोई रिजल्ट उसका कोई रिजल्ट ऐसा नहीं मिला, मुझे तो रिएक्शन कभी नहीं मिला। क्योंकि अगर आपकी सिम्टम एक भी मिलती होगी तो आपकी दवाई नुकसान नहीं करेगी, कोई रिएक्शन, कोई ऐसी बात नहीं होगी। इसलिए आपका ब्रेन ट्यूमर आ गया है, आपका कोई स्किन प्रॉब्लम आ रही है, आर्थराइटिस आ गया है, आपका टाइफाइड बिगड़ा हुआ आ गया है, आपका कोई और प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन अगर वो बार्गेनिंग पे आया हुआ है तो फिर आपने सबसे पहले पल्स देनी ही देनी है, सिलेशिया देनी ही देनी है। और भी छोटी दवाई है, सल्फर भी और भी है, लेकिन फिर आप देखेंगे कि इसकी पल्स बन रही तो पल्स है, सिलेशिया बन रही सिलेशिया। फिर डिफ्रेंशिएट करना कितनी इजी हो जाता है कि जब आप माइंड रूब्रिक पे आते हैं तो आपके पास माइंड रूब्रिक पे फर्स्ट ग्रेड की चंद दवाइयाँ होती हैं, और चंद दवाइयाँ ऐसी होती है अमूमन कि 90% के वो रेयर नहीं होती, वो आपको पता होता है। सल्फर है, लाइकोपोडियम है, रस्टाक्स है, डल्कामार है, उसकी एग्रीवेशन भी आपको पता होता है। तो एग्रीवेशन देख के, मोडालिटीज देख के, कमी जाती देख के वो आप दवाई दे सकते हैं। तो अब भी जब कोई ऐसा आए मरीज बार्गेनिंग वाला तो आप उसको दे, पल्स दे, सिलिशिया दे, देखे जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। जबकि इससे पहले आपने अपनी बेहतरीन कोशिश पे, बेहतरीन मेंटल सर्विस पे, रेपर्टाइज पे आपने उसको काल्चिकम बनती वो दे दी, रस्टास दे दी, ब्रायोल दे दिया, लेकिन नहीं फर्क पड़ रहा। जब बार्गेनिंग पे दी, माइंड पे दी, अगली दफा वो आएगा कहेगा कि मुझे आधा फर्क पड़ चुका है। तो दिस इज द करेक्ट वे टू ट्रीट homeopathically. You can treat every kind of patient, every disease of patient. मसला यही है कि हमें नहीं पढ़ाया गया। अगर पढ़ाया जाता तो आज हमारा मसलक होम्योपैथी का भी कोई नहीं होता। होम्योपैथी भी मसलक बने हुए हैं, ये फलां कॉम्बिनेशन देना है जी, फलां कॉम्बिनेशन देना है जी, हाई पोटेंसी देनी है जी, लो पोटेंसी देनी है जी, रेपिटेशन करनी है जी, नहीं करनी, ये भी होम्योपैथिक मसलक बने हुए हैं। अगर शुरू से ही फलसफा और ये रपट्टी और ये माइंड पढ़ा दी जाए तो यकीन करिए बस ये ना होता। इसकी मिसाल मैं आपको माइंड के बड़े अच्छे तरीके से दे देता हूँ। मैंने पहले भी दी हुई है कि हम माइंड को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और माइंड से जो अल्फाज निकलेंगे हमारे मुंह से, माइंड सोचता है, फिर ब्रेन पे आता है, केमिकल्स होते हैं, फिर हमारे मुंह से निकलती है बात, तो अगले को या नुकसान पहुंचाती है या फायदा पहुंचाती है। ये मैं ताहिर साहब को कह दूं, मौलाना साहब को आई लव यू, कितने खुश होंगे। हालांकि हमारे कंसेप्ट में एक कंसेप्ट ये है कि आपने लड़की को आई लव यू कहना, नहीं, आपने कुत्ते को भी आप आई लव यू कह सकते हैं, आप दोस्त को आई लव यू कह सकते हैं, आप बीवी को कह सकते हैं, बच्चों को कह सकते हैं। आप ये अल्फाज कह के देखें, अगला खुश हो जाएगा, कितने से खुश रहेगा, यार देखो मुझे आई लव यू कह। लेकिन ये कंसेप्ट निकाले कि आई लव यू लड़कियों के लिए नहीं है, हमारे कंसेप्ट में डाल दिया गया कि मैं लड़की को कह रहा हूं और किसी को नहीं कह रहा। अगर लड़की किसी को गलती से आई लव यू कह दे, पूरी उम्र उसकी शामत आ गई। हालांकि आई लव यू है कि मैं आपको पसंद करता हूं, भाई अच्छा लगता है, और तो उसने कुछ नहीं कहा। और अगर मैं कहीं हाँ आई हेट यू, तो ताहिर साहब अगली दफा आएंगे नहीं। सिर्फ एक लफ्ज का चेंज किया और माइंड का इन्होंने इस तरह ले लिया कि आएंगे नहीं। तो इस तरह हमारा फर्क पड़ता है माइंड से। इस तरह मैंने बताया अफ्रेड, टू बी अफ्रेड, अफ्रेड बीइंग, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड फॉर। अब पढ़ेंगे दवाइयां चेंज हो रही हैं, ऑफ, ऑन, फॉर, बीइंग पे। ये होम्योपैथी है, ये हमने समझने की जरूरत है। होम्योपैथी अगर बहुत मुश्किल नहीं तो बहुत आसान भी नहीं, बहुत आसान है तो बहुत मुश्किल भी नहीं, दोनों चीजें कह सकते हैं। आपको 30-40 दवाइयों के माइंड सिम्टम याद हो जाए तो होम्योपैथी मुश्किल नहीं है। यहाँ ऑफिस बैठे हैं 2-3 और को कहे यार कुरान पाक मुश्किल है, कहेंगे नहीं, और मुझे हमसे एक आयत भी याद होती, हम कहेंगे बड़ा मुश्किल है, सुपारा नहीं याद हो रहा, सूरतें नहीं याद हो रही, जिसने याद किया वो क्या कहेगा कोई मुश्किल नहीं भाई।
तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ ले होम्योपैथी तो कोई मुश्किल नहीं भाई, जब नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल ही मुश्किल है। आपको स्टडी करनी पड़ेगी भाई। आपको होम्योपैथिक टाइटल मिला है, आपने DHMS किया है, आपने BHMS किया है, आपका नाम मसीहों की लिस्ट में आ गया है। डॉक्टर बहुत बड़ा नाम है, मसीहा बहुत बड़ा नाम है, आप सोच नहीं सकते। जब आ गया है तो फिर आपने करना है, फिर पढ़ना है, फिर आपने मैट्रिया मेडिका पढ़ना है, फिर आपने फिलॉसफी पढ़नी है, फिर आपने माइंड पढ़ना है, फिर आपने मोडर्निटीज पढ़नी है। ये 4 चीजें पढ़ के देख तो लिया, लेकिन नहीं पढ़ते। मुझे नहीं समझ आती, समझ तो है मुझे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताया कि FSC का लड़का FSC में 90% नंबर क्यों लेना चाहता है? क्यों पढ़ता है दिन रात 18-18 घंटे? आगे पढ़ना है, एक एम है ना, ठीक है। फिर 5 साल MBBS में कितना पढ़ना है? 16-16 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। क्या है? डॉक्टर बनना है भाई। उनके जेब में पहले पता है कि 90% नंबर आएंगे तो डॉक्टर बनूंगा, फिर MBBS में इतने घंटे पढ़ूंगा तो पास होऊंगा। तो हमारा होम्योपैथी का आप खुद देख लें, कितने घंटे पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, कितने घंटे पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे। और भाई आप 2 घंटे भी रोज पढ़ ले तो आप कामयाब है। आज ऐड करें कि अगले लेक्चर तक मैं 2 घंटे रोज होम्योपैथी पढ़ूंगा, 1 दवाई रोज पढ़ूंगा। हाँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, 1 दवाई रोज पढ़े, 2 नहीं पढ़नी, 3 नहीं पढ़नी। चाहे आप छोटी दवाई पढ़ ले 3 लाइनों की, लेकिन 1 ही पढ़ेंगे। होता क्या, 1 पढ़ी, साथ दूसरी तीसरी पढ़ी और सुबह सब बोली। 1 दवाई पढ़े, उसको उर्दू में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, सबसे पहले बोरिक में पढ़े। बोरिक ने होम्योपैथी को तकरीबन कूजे में बंद किया हुआ, जो होम्योपैथी का समुंदर है। उसमें आपकी सारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी सब चीज़ आ जाती है, तो आप पढ़ें। तो उसके बाद तर्जमा पढ़ लें, नहीं आता तर्जमा देख लें, फिर वही दवाई काशीराम में पढ़ें, डिटेल फलसफे में बयान की गई। कई लोग हमारे शायर हजरात है, फलसफा अच्छा लगता है, स्टोरी अच्छी लगती है, उसमें लिखी हुई है, चलो सही लिखी हुई है। और वरना क्लार्क में पढ़ लें, उसमें बहुत बड़ा काशीराम से ज़्यादा लिखा हुआ। अगर और मुख्तसर करना है, नैश का पढ़ लें, कंपेयर और कर रहा है फेरिंगटन का पढ़ ले। ये 4-5 किताबें पढ़ ले, लेकिन 1 दवाई रोज पढ़ेंगे। आप 1 दवाई रोज पढ़े, उसका माइंड देखें, माइंड नहीं है कोई बात नहीं, उसकी समरी देखें, समरी से हासिल करें क्या लिखता है, फिर उसके इटालिक वर्ड देखें, फिर उसके कम्बिनेशन और सारी मॉडर्निटीज देखें। 1 रोज दवाई पढ़े, और जब देखें अगर वो कल तक आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद अगले दिन भी वही पढ़े, अगले दिन भी वही पढ़े, कोई बात नहीं। आप अगर महीने में 10 दवाइयां भी पढ़ लेना तो बहुत बड़ी बात है। ये जो हमारे मैट्रिया मेडिका, बोरिक का, हमारा काशीराम, मर्फी, कैंट लेक्चर 10-10 साल, 15 साल, 20-20 सालों में लिखी गई है ये। और रोज कितने घंटे वो बैठ के लिखते हैं, वो किताब से रेफरेंस निकाला, वो निकाला, वो एक एक सिम्टम के लिए वो कितना कितना पढ़ते, जरा सोचिए। अगर वो 15-20 साल में एक किताब लिखते हैं हमारे लिए, तो हम अगर 15 महीने में अगर 100 दवाइयां याद कर लेते हैं तो हम कितना कामयाब होते हैं। सोच भी नहीं सकते आप कि आप कितने बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर ये आम लफ्ज नहीं है, इसमें प्राउड भी बहुत है। हमारा एक PN भी होम्योपैथिक डॉक्टर है और एक PhD डॉक्टर भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, दोनों चीजें हैं। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट भी ये नहीं है, कोई MBBS PN नहीं हुआ कभी, हमारा है, हमें ये भी क्रेडिट जाता है। लेकिन इसको हमने पढ़ना है, समझना है। स्टडी के बगैर होम्योपैथी नहीं चलेगी। स्टडी में कौन सा कह रहा हूँ कि MBBS करे 16 घंटे करे, 2-3 घंटे करे, बस ठीक, इंशाल्लाह तरक्की आपके कदम चुने। इसका कोई सवाल कोई किसी के जेल में हो तो? जो आपने बताया ये रूब्रिक, जैसे ये काफी मुश्किल हो जाता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि एक एक दवाई चेंज हो जाती है,
जैसे वो एक है एंजाइटी अबाउट फ्यूचर और जो एक है एंटीसिपेशन, ये मिलते जुलते लफ्ज है, तो उसके लिए क्या इसको पढ़ा जाए? मिलते जुलते नहीं है, मिलते जुलते कहाँ है? एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर दैट इज कमिंग, नॉट कमिंग सून, दैट विल कम, फ्यूचर विल कम। और एंटीसिपेशन अभी भी हो सकता है, बाहर को बंदा मिलने आ गया है, आपको पता चला जी फलां जज साहब मिलने आ गया, आपको एंटीसिपेशन शुरू यही हो जाएगी उसी वक्त, बिल्कुल आप उससे घबराएंगे ना फिर। अगर बिल्कुल करीब है तो एंटीसिपेशन है। नहीं नहीं, करीब की बात नहीं है। आपने सुबह स्कूल जाना है पहली दफा, बच्चा घबरा रहा है, एंटीसिपेशन। आपने किसी नए अदारे में जाना है, घबरा रहे हैं तो एंटीसिपेशन है ना। अभी आपको फोन आता है किसी मिनिस्टर का, मुझे 8 बजे आके मिले, आपको घबराहट शुरू हो जाती है, एंटीसिपेशन। ये फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर की कोई एक फ्यूचर की तो ये होती है ना कि मुझे लग रहा है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता अपने फील्ड में, मुझे लग रहा है कि मैं अपना मकान नहीं बना सकता, मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बच्चों की खुशियां नहीं देख सकूंगा, मुझे लग रहा है कि मैंने जो सोचा वो पूरा नहीं हो सकेगा। ये फ्यूचर, और इसको दूसरे लफ्जों में मिसफॉर्चून भी कहते हैं, फियर ऑफ मिसफॉर्चून। हर एक चीज को मिस कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। और कुछ सवाल जी? फिर हम आगे चलते हैं। आज की जो हमारी मेडिसिन है वो है बारफीनम। वालेकुम अस्सलाम।